हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शाही हुक्का। हाफिज नूरानी शेर चिल्ली के पुराने दोस्त थे। नरनौल के उनका कारोबार था। बीवी थी नहीं, बड़ी हवेली में बेटे और बहू के साथ रहते थे। बेटे को दूल्हा बने 7 बरस बीत चुके और बहू को गोद में ना भरी तो हाफिज साहब को फिक्र हुई कि यह खुदा खानदान का नाम आगे कैसे चलेगा। उन्होंने एक खत खोए चिल्ली को लिखकर राय मांगी। सूख चिल्ली कुरुक्षेत्र के किसी पीर के मुरादी थे। कोसी दूर होने के बावजूद थोड़ी थोड़ी आशीर्वाद वहाँ जाते आते रहते थे। बस एक दिन हाफिज नूरानी को बेटी बहू के साथ ले गए पीर साहब के पास। पीर साहब काफी पहुँचे हुए थे। उन्होंने बहू को कुछ पढ़कर पानी पिलाया और एक ताबीज उसके बाजू पर बांधकर बोले, परवरदिगार के चाहा तो इस बार अर्जी पूरी हो जाएगी। पीर साहब की दुआ का असर हुआ। 1 वर्ष बीतते बहू के पाँव भारी हो गए। वक्त आने पर चांद सी बेटी जन्म लिया। हाफिज साहब का आंगन खुशियों से भर उठा। हाफिज नूरानी की खुशियों का बराबर न था। तुरंत जश्न का इंतजाम होने लगा। उसमें सूख चिल्ली को खातिर से बुलाया गया। सूख चिल्ली के दफ्तानाव मिले तो बड़े खुश हुए। बेगम से बोले, तुम्हारी तुरंत चलने की तैयारी करो। तैयारी क्या खास करो बेगम, तुनक कर बोली, ना ढंग के कपड़े हैं, ना ढंग के एक गहना। तुम्हारे पास तो फटे पुराने जूते भी हैं, मेरे पास तो वह भी नहीं है। अगर ऐसे हाल में वहाँ गए तो खासी हंसाई होगी। शेर चिल्ली खामोश हो गई। बेगम की एक बात सच थी। हाफिज नूरानी नरनौल की बड़ी राइस थी। उनका जश्न भी छोटा मोटा न होगा। बड़े आमिर उमार भी आएंगे। जूते या दिन सूख चिल्ली की वजह से देखना नसीब हुआ है। इसके लिए हाफिज साहब उनको सभी से मिलेंगे भी। ऐसी सूरत में वहाँ पटेल पहुँचना क्यों कर मुसीबत होगा। सूख चिल्ली खुदा पर गुस्सा आने लगा कि आखिर क्या सोचकर उसने उन्हें इस हाल में छोड़ रखा है। मगर बस गुस्से का नहीं, कुछ तरीक पिछाड़ने का था। नवाब साहब का धोबी शेर चिल्ली को बहुत मानता था। कुछ ही दिन पहले उसने उन्हें एक हालत में छोड़ रखा है। मगर वक्त
गुस्से का नहीं है। तरकीब पिछाड़ने का था। नवाब साहब का धोबी सूख चिल्ली को बहुत मानता था। कुछ ही दिन पहले सूख चिल्ली ने उसे नवाब के गुस्से से जितना दिखाई थी बस जा धागे उसके पास बोली, एक काम के लिए आया हूँ, मना मत करना। धोबी ने सूख चिल्ली से मांगने पर जान तक देने की बात कही तो सूख चिल्ली ने सारी उलझना उसे बताई। अपने और बेगम के लिए कुछ कपड़े मांगे। बोली नर नील से लौटते ही वापस कर दूंगा। धोबी इस अनोखी मांग से कुछ घबराया तो मगर वादा कर चुका था। जी कड़ा करके सूख चिल्ली को मनपसंद कपड़े उसे दे दिए। बोला, ये कपड़े नवाब और उनकी भांजी के हैं, सही सलामत वापस कर देना। सूख चिल्ली उन्होंने घर ले लौटी। बेगम ने देखा तो बड़ी खुशी हुई। फिर बोली, कपड़े तो मिल गए मगर जूते का क्या करेंगे? नर नाल पैदल तो जाएंगे नहीं, सवारी का क्या होगा? सूख चिल्ली पहुंची मौजी के यहाँ। बोली, दो जोड़ी जूते चाहिए, एक मेरे लिए एक बेगम के लिए। मौजी के तरह के जूते दिखाए। सूख चिल्ली ने सबसे कीमती जूते पसंद कर लेने बोली, इन्हें बेगम को उस दिखा लाऊं तब खरीदूंगा। मौजी मान गए। सूख चिल्ली जूते के लिए सटक गई। अब सवाल रहा सवारी का। सबसे अच्छा घोड़ा गाड़ी झज्जर की बनी घनश्याम के पास थी। वही उसे किराए पर भी चलाता था। सूख चिल्ली उसके पास पहुंची। बोली, मुझे नाव सवार के काम की। नर नील जान में नवाब साहब की बागी का एक घोड़ा बीमार है, सो अपने घोड़ा गाड़ी दे दो। किराया नवाब साहब से दिला दूंगा। अच्छा किराया मिलने के लालच में घनश्याम ने बिना हिल-हुज्जत के अपने घोड़ा गाड़ी उनकी हवेली कर दी और सूख चिल्ली बेगम को ले नर नील रवाना हो गए। नर नील उस तेज़ झाड़ते का एक कस्ब था। सही ठाक बाट से सूख चिल्ली माए बेगम वहाँ पहुँची तो हलचल मच गई। वे जैसे एक दिन पहले पहुँचे थे, इसलिए पहले मेहमान थे। बड़ी भगत हुई और पूरे कस्बे में सूख चिल्ली की आमदनी के चर्चे गुजरने लगे। उन्होंने हर मौके पर जापानी तम्बाकू वाला हुक्का पेश किया जाने लगा। सूख चिल्ली ये हुक्का बहुत पहले छोड़ चुकी थी, मगर यह मुफ्त का जो हुक्का मिला तो कस पर कस लगाने लगी। जैसे ठेले नावड़ी
कारखाने की हो, मगर इन जश्न मौके पर सारा गुठ गोबर हो गया। हाफिज नूरानी के कुछ दोस्त नावों के घरने के से भी जुड़े थे। शोक चिल्ली को सबसे मिलवाया गया तो नवाब साहब के जो कपड़े वह पहने हुए थे पहचान लिए गए। उस समय तो किसी ने कुछ न कुछ कहा, मगर बाद में जो फुसफुसाहट फैली तो शोक चिल्ली को भनक लग गई। बस हुक्का पकड़ते पकड़ते भागने जानखाने की ओर बेगम से बोली, जल्दी करो, यह तो तुरंत चल देने में ही भलाई है। कपड़ों की बाट फूट गई है। ऐसा अड़ हो कि नाव को पता चल जाए और धोबी के साथ साथ हम भी रगड़े जाएं। बस दोनों जश के बीच में जो सिक्के को नर-नोल के बाहर आकर ही दम लिया, सत्यानाश जाए उन लोगों का। कीचड़ पड़े बुढ़निगारों की आँखों में बेगम धुनकार बोली, कितना मजा आ रहा था। सारी औरतें मुझे सिर्फ आँखों पर बैठाई थीं। तभी उनका ध्यान गया हुक्के पर जो अभी भी शोक चिल्ली के हाथ में था। बोली, यह हुक्का क्या उठा लगा? नूरानी भाई ढूंढने फिरी, क्यों हुक्का कहाँ गया? मगर शोक चिल्ली भी ऐसे बने बैठी थी जैसे वहाँ उन लोगों को अभी फटकाए जिन्होंने नाव को कपड़े पहचानने से बेगम की बात उनके कानों में पहुँच ही नहीं। काश मेरी बार मेरे बस में होता कि जिसको चाहूँ फांसी पर चढ़ा दूँ। मक्कारों से कोई पूछे कि नाव के कपड़ों पर क्या उसका नाम लिखा है कि गुनगुनाने लगे, कपड़ों तो नाव से ही लगते हैं। मैं अल्लाह ताला का इनाम नेकबंद दिलाऊं जाने से उनकी इबादत करने वाला, पांचों वक्त नमाज अदा करने वाला, पीरों और फकीरों के कदमबोसी से पेट भरने वाला, फिर भी पता नहीं मेरी इतनी बेइज्जती उसे कैसे गवार होती है। अतः क्यों नहीं फरमान देता मुझे कोई ऐसी गोबी ताकत की जिसकी ओर ठीकी नजर से देखूं वहाँ खाक हो जाए। अल्लाह, अगर ऐसी गोरी ताकत मुझे मिल जाए तो फिर भी मैं इन सबको देखूंगा। सबसे पहले हाफिज नूरानी के जश्न में वापस जाऊं, उन सारे बेहोश लोगों को ऐसी टेढ़ी नजर से देखूं कि सर से पांव तक समसूल बन जाएं। कामगस्त इधर उधर भागे, शोर मच जाए। पानी डालो, रेत डालो, लपटते में घिरे वे बाहर से पकड़ के लिए भागे। पकड़ने में आग लग जाए, न जाने पकड़ ले तो बेचारे हाफिज नूरानी का है उसमें आग।
उसमें आग क्यों लगेगी, मगर मैं भागते दौड़ते हुए अगर मुझसे लिपट गए तो अरे कैसे लिपट जाएंगे। मैं उन्हें टमठेटी नज़रों से देखूंगा ही। छत पर चढ़कर अगर वे जाना खाने में जा घुसे तो वहाँ भी बुरी तरह भगदड़ मच जाएगी। सारी औरतें भाग भाग कर कमरे में जा छिपेंगी, अंदर से संकल्प चढ़ा लेंगी, मगर बेगम कैसे भागेगी। वह तो बिना किसी की मदद के उठ भी नहीं सकती। परिवार खैर करना, वरना बेगम को कबाब बनाने में देर नहीं लगेगी। 2-4 बाल्टी पानी तो उनकी नोक फास जैसे बदन पर 10-5 बूंद जैसा साबित होगा, मगर 30 लजीज बाल्टियों पानी लगाना कौन। लोग तो जश्न में मशगूल हो गए। उन्होंने हादसे की खबर देने के लिए मुझे ही चिल्लाना होगा। अगर लग गए, हाय, बेगम आग में घिर गई। दौड़ो और तभी बेगम की नम धूल उनके सिर पर पड़ेगी। जैसे धरती पर गिरने से जाग सोच लिए, देख हुक्का उन दोनों के बीच गिर पड़ा है। घोड़ा गाड़ी को धुआं भरा है और धोबी की उधार मांगे कपड़े में या चिकरिया उठ रही है। शोक चिल्ली की खिचड़ी। एक दिन शोक चिल्ली बीमार हो गई। हकीम साहब रहते थे शहर में। शोक चिल्ली के गांव में 2 मील के फासले पर। जब शोक चिल्ली उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बताया, यह 4 पुड़ियाँ सौंफ की आप के साथ खाओ। शोक चिल्ली बोला, श्रीमान, खाऊं क्या? हकीम साहब बोले, खिचड़ी। अब शोक चिल्ली, जिनमें अभी तक खिचड़ी न खाई थी, उस बेचारी से कि खिचड़ी शब्द भूल न जाए। जबान पर खिचड़ी दो कहता हुआ घर को चला, लेकिन गवा ही खिचड़ी शब्द भूल गया है और खचड़ी तो अपने आप उसके मुंह से निकलने लगा। रास्ते में एक स्थान पर एक जाट अपनी खेत की रक्षा कर रहा हटा। उसने जिस समय शोक चिल्ली की खचड़ी दो कहते हुए सुना तो मार कर उसका भूसा बना दिया और कहने लगा, अब खचड़ी न कहना, दूर रहो, समीप मत आओ। उसने दूर रहो, समीप मत आओ कहना आरंभ कर दिया। थोड़ी दूर गया होगा कि वहाँ चींटी-मार जाल फैला बैठे थे। उन्होंने भी खूब मरम्मत की और बोले कि अब तुम आते जाते और फांसते जाओ कहना। शोक चिल्ली आते जाते और फांसते जाओ कहना आरंभ कर दिया। सामने से बहुत से चोर आ रहे थे। शोक चिल्ली
हो गया। उन्होंने शोक चिल्ली को इतना पीटा कि आधा मारा कर छोड़ दिया। वहाँ से रिहाई हुई तो शोक चिल्ली थक कर चूर हो गया था। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मैं खुदा को सावरी भेज। इतने भी पीछे से एक सवार आता दिखाई दिया और बोला, एक और जानवर मेरी घोड़ी की बगीड़ी कंधे पर उठा लो। शोक चिल्ली ने बछड़े कंधे पर उठा लिया और बोला, वहाँ मेरे ईश्वर इतने वर्ष दुखाई करते हो गए हैं और कभी नीचे ऊपर से अंदर का पता नहीं। मैंने घोड़े मांगे थे, नीचे को अपने दे दे, ऊपर को। शोक चिल्ली की चाल गई। शोक चिल्ली बाजार में यह कहता हुआ भागने लगा। चल गई बात क्या थी। एक दिन शोक चिल्ली बाजार में यह कहता हुआ भागने लगा। चल गई। उन दिनों शहर में समस्या सुपुत्री में तनाव था और झाड़ियों की आकांक्षा थी। उसे चल गई चिल्लाते हुए भागते देखकर लोगों की समझ की लड़ाई हो गई है और लोग अपनी अपनी दुकानों बंद कर भागने लगे। थोड़ी ही देर में बाजार बंद हो गया। कुछ समझदार लोगों ने शोक चिल्ली के साथ भागते हुए पूछा, अरे यह तो बताओ कहाँ पर चली हो, कुछ जाने भी गई हो क्या। शोक चिल्ली थोड़ी ठहर और हैरान होकर पूछा, क्या मतलब भाई, तुम्हारे सबसे पहले इस खबर को लेकर आए हो। यह बताओ लड़ाई किस मोहल्ले में चल रही है। कैसी लड़ाई। शोक चिल्ली ने पूछा, अरे तुम्हें तो चिल्ला रहे थे कि चल गई। हाँ, शोक चिल्ली ने कहा, वो तो मैं इसलिए चिल्ला रहा था कि बहुत समय जेब में पड़ी एक खोटी दुयत आज एक लाला की दुकान पर चल गई। शोक चिल्ली का कफन। एक जगह कुछ लोग इकट्ठे बैठे थे। शोक चिल्ली भी बैठे थे। कस्बे के कुछ समझदार लोग और हाकिम जो दुर्घटना से बचने से ऊपर पर विमर्श कर रहे थे कि दुर्घटना पर कौन सी प्राथमिक चिकित्सालय होना चाहिए, इस पर भी विचार किया जा रहा था। थोड़ी देर में हाकिम जी ने वहाँ बैठे सभी लोगों से पूछा, किसी को डूब जाने पर पेट में पानी भर जाए और सांस रुक जाए तो क्या करें। सब चुप थे। हाकिम जी ने अन्य साथी बोले, तुम बोलो। शोक चिल्ली, किसी के डूबने पर उसकी सांस रुक जाए तो सबसे पहले तुम क्या करो। उसके लिए सबसे पहले कफन लाऊंगा, फिर कब्र खोजने वाले को बुलवाऊंगा। शोक चिल्ली ने जवाब दिया। सड़क कह रही थी। एक दिन शोक चिल्ली कुछ लड़कों के साथ अपने कमरे के बाहर एक
एक पुलिया पर बैठा था। तभी एक सज्जन शहर से आया और लड़कों से पूछने लगा, क्या भाई शोक साहब के घर को कौन कौन सड़क गई है? शोक चिल्ली के पिता को सब शोक साहब कहते थे। उस गांव में वैसे तो बहुत से शोक थे, परंतु शोक साहब चिल्ली के अब्बाजान ही हका लेते थे। वह व्यक्ति उनके बारे में पूछ रहा था। वह शोक साहब के घर जाना चाहता था, परंतु उसने पूछा था कि शोक साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है। शोक चिल्ली को मजाक सूझा। उसने कहा, क्या आप यह पूछ रहे कि शोक साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है? हाँ, बिल्कुल, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। इसके पहले कि कोई लड़का बोले, शोक चिल्ली बोला पड़ा, इन तीनों में से कोई भी रास्ता नहीं जाता तो कौन सा रास्ता जाता है? कोई नहीं। क्या कहते हो बेटे, शोक साहब का यही गांव है ना? वहीं सी गांव में रहने हैं ना? हंस रहते तो इसी गांव में है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि कौन सा रास्ता उनके घर तक जाएगा? साहब, घर तक तो आप जाओगे। शोक चिल्ली ने उत्तर दिया, यह सड़क और रास्ते यहीं रहते थे और यहीं पड़े रहेंगे। ये कहीं नहीं जाते। ये बेचारे तो चल ही नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा था कि यह रास्ते की सड़कें कहीं नहीं जाती हैं, यहीं पर रहती हैं। मैं शोक साहब का बेटा चिल्ली हूँ। मैं वही रास्ता बताता हूँ जिस पर चलकर आप घर तक पहुँच जाओ। अरे बेटा, चिल्ली वहाँ आदमी पसंद प्रवृत्त होकर बोला, तू भी 22 बार समझदार और बुद्धिमान हो गया है। तू छोटा सा था जब मैं गांव आया था, मैंने गोद में खिलाया है मुझे। चल बेटा, घर चल मेरे साथ। तेरे अब्बा शोक साहब मेरे लंगोटिया यार हैं और मैं तेरे रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरी बेटी तेरे लायक है। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। अब तो मैं तुम दोनों की सगाई करके ही जाऊँगा। शोक चिल्ली उस सज्जन के साथ हो लिया और अपने घर ले गई। अगले चलकर वहाँ सज्जन शोक चिल्ली के ससुर बन गए। ससुराल में शोक चिल्ली नाम का एक लड़का रहता था। उसकी माँ बहुत गरीब थी। शोक चिल्ली का पिता मर चुका था। उसकी माँ बेचारी किसी तरह शोक चिल्ली को पालती पोसती थी। शोक चिल्ली स्वभाव से नटखट तो था ही, साथ ही वह बेफूस भी था। उसकी बेफूसी के कारण उसने माँ को बहुत ही उजली सुनाई पड़ती थी। अंत में एक दिन ऊब कर उसने शोक चिल्ली को घर से निकाल दिया। शोक चिल्ली घर से निकलकर पड़ोसी के एक दूसरे गांव में चला गया। वहां उसने एक झोपड़ी बनाई और रहने लगा। उसका स्वभाव बहुत ही खुशदिल था, इसलिए गांव के लोग उसके मित्र हो गए। उन्होंने उसकी बड़ी मदद की और उसका रोटी पानी का खर्च चलाने लगा। उसकी
दिली जिंद वाली गांव के मुखिया की लड़की राजिया उस पर आशिक हो गई। गांव के कुछ नौजवान भी सूख चिल्ली की हिमायती थे। उन्होंने एक दिन दावत डालकर मुखिया की लड़की राजिया से उसकी शादी करा दी। सूख चिल्ली को शादी में दान दहेज में बहुत कुछ रुपये तथा जेवरात भी मिले। सूख चिल्ली अपनी औरत तथा शादी में मिली हुई रूप और जेवरात लेकर अपने गांव वापस लौट आया। गांव में लौटकर सूख चिल्ली अपनी माँ से मिला था। बोला, माँ देख, मैंने मुखिया की लड़की से शादी कर ली। सूख चिल्ली की माँ ने देखा कि बेटा बगल गांव वाले मुखिया की लड़की से शादी कर लाया है। उसकी माँ ने यह भी देखा कि सूख चिल्ली दहेज में बहुत ही दौलत तथा सम्मान इत्यादि से आया है, तो वह मन ही मन बहुत खुश हो गई। परंतु वह जानती थी कि सूख चिल्ली एक बिल्कुल बेकार लड़का है। कछु पैसा कमाने का कोई भी हुनर मालूम नहीं। इसके लिए वहाँ कहने लगी, बेटा तुम महिलाओं आदि तो तेरे लिए कुछ भी होने का नहीं है। यह सुनकर सूख चिल्ली ने कहा, माँ मैंने इतना बड़ा काम किया है, क्या यह काम है? उसकी माँ ने कहा, बेटा यह बिल्ली के भाग से छकड़ा टूट गया है। तू अगर अपने मन से जानबूझकर कोई काम करे और उसमें कोई तरकीब करके 4 पैसे कमा कर ला सके तो मैं जानूं तू मुझे बुढ़ापे में खुश नहीं देख सकता। यह सुनकर सूख चिल्ली ने कहा, माँ तुम ऐसा मत बोल। मैं वक्त आने पर तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ। इसी तरह कुछ और वक्त बीत गया। उसकी औरत नैहर चली गई और 1 साल बीत गया। एक दिन उसने ससुराल जाने की ठान ली। मन से पूछा, अम्मीजान मेरे ससुराल कहाँ है? मुझे उसका पता बताइए ताकि मैं वहाँ एक बार हो जाऊँ। मैं भूल गया हूँ। इस पर उसकी माँ ने कहा, बेटा तुमने अकल तो है ही नहीं, इसलिए अगर मैंने पता बताया तो तुम भूल जाएगा। इसलिए मेरी बात का ख्याल रखे तुम सीधा अपने ससुराल पहुँच जाएगा। यह कहकर उसने कहा, बेटा तुम सीधा अपने नाक की सीधी ही चले जाना, कहीं से इधर उधर मुड़कर नहीं, बस सीधे अपने ससुराल पहुँच जाएगा। यह सुनकर सूख चिल्ली सीधी ससुराल को चल दिया। चलते चलते उसकी माँ ने कहा, बेटा जो राग सूते राह में था मैंने बांध दिया है। यह पोटली लेता जा, भूख लगने पर यही साग सूती और लेना। सूख चिल्ली अपने घर से चलकर सीधी अपने नाक की सीध में रवाना हुई। वह जब अपने घर में सीधा मैदान में 2-3 कोस निकल आया तो अपने एक दाखिल पड़ा। उसने सोचा, माँ ने नाक की सीध में चलने को कहा
सोचकर वह पेड़ पर चढ़ गया और फिर दूसरी तरह से उतर फिर नाग की बीच में रवाना हुआ। अगले चलते पर उसे एक नदी मिल। उसने उस नदी को बड़ी मुश्किल से पार किया और आगे चल पड़ा। उसी प्रकार चलता हुआ वह आखिरकार अपने ससुराल पहुँच चला। ससुर के पहुँचने पर उसकी भली भांति खातिरदारी जानने लगे, परंतु उसने साग सूती छोड़कर कुछ भी खाना स्वीकार न किया, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा ही कहा था। रात को बचा खुचा साग सूती खाकर सो रहा। स्त्री को उससे बोल बसने लगे। अब वह क्या करे, आखिर भूल ही ऊपर कर वह बाहर निकल आया तो मैदान में एक धक्के से नीचे लेट गया और पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता था। छत्ता मधु से इतना ज्यादा भरा हुआ था कि उसमें से रात को मधु टपकती था। सूखचिल्ली जहाँ पर वृक्ष के नीचे लेटा तो ऊपर से उसकी बदन पर मधु टपकने लगे। मधु की कुछ बूंदें उसकी मूंछ पे टपकी तो वहाँ उसे चटकने लगा और बड़ा खुश हुआ। कुछ बूंदें उसके बदन पर भी टपकती रहीं और वह परेशान होकर इधर उधर करवट बदलता रहा। सूखचिल्ली बेहोश तो था और उसे इस बात का पता नहीं था शक कि अधिक पेड़ पर से क्या चीज उसके बदन पर टपकती है। नंदा लाचार होकर वहाँ से उठा और घर के भीतर घुसकर एक कोठी में जाकर सो रहा था। उस कोठी के अंदर धुनी रखी हुई थी। सूखचिल्ली को नम रुई मिली तो उसी में आराम के साथ जाकर सो रहा। उसके बदन के चारों ओर शहर तो लिपट हुआ था और ही अब धुनी हुई रुई उसी के साथ बदन भर ही चारों ओर चिपक गई और उसका बदन और उसकी शक्ल अजीब किस्म की हो गई। सुबह हुआ तो सूखचिल्ली की औरत कुछ रुई निकालने उस कोठली में घुसी। तब तक सूखचिल्ली जाग उठा था। उसको ऐसे रूप में देखकर उसकी औरत चीख उठी। उसने हिम्मत बांधकर पूछा, तुम कौन हो? सूखचिल्ली ने जोर से डांट कर कहा, चुप। बाहर भागी और अपनी माँ से जाकर कहा, आराम उस रुई वाली कोठी में चोर घुस आया। उसकी शक्ल बहुत भयंकर है। यह सुनकर उसकी माँ ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। कई लोग और कोठी के घुसे। सूखचिल्ली को देखकर सबसे पूछा, तुम कौन हो? सूखचिल्ली ने फिर चिल्लाकर कहा, चुप। अब तो उसका ऐसा रूप देखकर सबके छिटपिट गए। सबसे चुप नाम की कोई भयंकर बल घर में घुस आया है। उसे निकालने के लिए किसी सैनिक को बुलाना चाहिए। कहीं एक ओझ मौलवी बुलाया गया।
सबसे कितनी हिम्मत जब्त किए, मगर वहाँ चुप नाम की बाल नहीं निकली। आखिरी हार मौलवी ने सलाह दी कि आप लोग यह मकान खाली करके किसी दूसरी चल जाएंगे, वरना वह बल आप लोगों का सत्यानाश कर देगी। सूख चिल्ली के ससुर वाले ने यह मकान खाली कर दिया और दूसरे मकान में चल गए। सूख चिल्ली को अवसर मिल गया और वह स्त्री के समान उसी कोठी में निकल कर बाहर की ओर भागा। रास्ते में कुछ चोर दिखाई पड़े। आगे एक किसान की बहुत सी भेड़ बकरियां बंधी थीं। सूख चिल्ली चोरों के डर से मारे उन्होंने भेड़ बकरियों के बीच जा घुसकर बैठ गया। उधर बेजोर भी उसी तरह आ पहुंचे। चोरों ने के एक भेड़ों को चुरा लिया। उन्हीं में सूख चिल्ली ने को भी रूह की लिपटाई हुई देख कोई दुर्गम भेड़ समझकर साथ लेकर भाग चले। भागते भागते वे नदी के किनारे आ पहुंचे। इतने में सुबह होने लगी। उन्होंने सब भेड़ों को जमीन पर पटक दिया। यहाँ देखकर सूख चिल्ली ने कहा, मुझे छोड़ा धीरे से पटकना। उसकी आवाज़ सुनकर चोरों की नानी मर गई। उन्होंने समझ कि यह कोई भीड़ न रूप में भयंकर बल से जो कि इस तरह पुतली पे। उन्होंने सूख चिल्ली को पानी में फेंक दिया और भाग चले। उधर पानी में शहद घुल जाने के कारण सूख चिल्ली के बदन पर चिपकती हुई रुई साफ हो गई। उसने बदन मल कर स्नान किया और सुबह होते ही ससुराल आया। दूसरे मकान में जाकर अपने ससुर को मिला और पूछा, आपने मकान क्यों छोड़ा? ससुर ने कहा, मेरे मकान को कोई चुप नाम की बल धुस गई। सूख चिल्ली ने झूठ मूठ जाकर कोई मंत्र पढ़ दिया और फिर कहा, वहाँ बल चली गई। आखिर सब लोग उसी मकान में चल जाओ। सूख चिल्ली की बड़ी खातिरदारी हुई। वह ससुराल में ही रहने लगा। एक दिन उसने ससुर से कहा, मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे एक गाड़ी बना दीजिए। दिन में लकड़ियाँ काटूंगा और गाड़ी में लाद कर बाजार में बेचूंगा। ससुर ने एक बैलगाड़ी बना दी। सूख चिल्ली जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए बैलगाड़ी लेकर वहाँ चला तो कुछ आगे जाकर गाड़ी जंगल में चार चूहे की आवाज़ करने लगी। सूख चिल्ली की सोच, यह मेरी कारोबार का पहला दिन है और यह गाड़ी साली अब सुकून कल नहीं है। अरे की मदद की, गाड़ी को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा उसकी वहीं फेंक फाक कर आगे लकड़ी काटने चल दिए। सूख चिल्ली एक मोटा पेड़ देखकर उस पर चढ़ गया। एक बहुत ही मोटी डाली पर जा बैठा और कुल्हाड़ी से काट कर जब थक गया तो असर हाथ में उठाकर उसने उस डाल को काटना शुरू किया। इतने में एक आदमी नीचे
नीचे गुजर रहा। उसने जवाब सूख चिल्ली को डाल काटने को तो ठहरा और गौर से देखने पर उसको मालूम हुआ कि सूखचिल्ली उसी डाली को काट रहा था जिस पर कि वह बैठा हुआ था। उसने कहा, अरे मूर्ख, तुम जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। इस तरह तुम डाली से साथ साथ खुद भी नीचे आ जाएगा। सूखचिल्ली ने कहा, अरे जा, मैं भला जमीन पर कैसे गिर सकता हूँ। वह आदमी वहीं तरह गया। थोड़ी ही देर डाल कट गई और डाल के साथ साथ सूखचिल्ली भी नीचे आ गया। तब सूखचिल्ली उसको कहने लगा, आप तो बहुत बड़े आदमी मालूम होते हो। मुझे यह तो बताइए कि मैं कब मरूंगा। इस पर उस आदमी ने कहा, मैं यह सब नहीं जानता, मगर सूखचिल्ली का हाथ छोड़ने वाला था। उसने उसका पीछा पकड़ लिया और उसने छूटने के लिए कहा, तू आज शाम को मर जाएगा। यह कहकर वह आदमी तो चला गया। सब सूखचिल्ली ने सोच कि मुझे आज शाम को मर ही जाना है तो अच्छा है ही पहले की ही वक्र के आदर लेट जाए ताकि मेरे मरने के बाद मेरी रिश्तेदारों को खर्म खोदाने पड़ेंगे। ऐसे सोचकर वहाँ उसी जंगल में यह गड्ढा खोदकर उसने लेटा रहा। उसी तरह से एक आदमी जा रहा था। उसके पास एक मटका था और आवाज लगाता जा रहा था कि अगर कोई इस मटके को मेरे घर तक पहुंचा दे तो मैं उसे 2 पैसे दूंगा। यह सुनकर सूखचिल्ली झटपट वक्र के आदर से उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, लाओ, मैं तुम्हारा मटका ले जाऊंगा। यह सुनकर उस आदमी ने वह मटका सूखचिल्ली के हवाले किया। सूखचिल्ली उसे लेकर चल पड़ा। रास्ते में यह सोचता जा रहा था कि वह मुझे उसकी मजदूरी के 2 पैसे मिलेंगे तो पैसों का एक अंडा खरीद लूंगा। उसे अंडे में मुर्गी पैदा होगी। उस एक मुर्गी से बहुत ही मुर्गियां पैदा होंगी। उन मुर्गियों को बेचकर एक बकरी खरीदूंगा। बकरी से बहुत ही बकरियां होंगी। उन बकरियों को बेचकर एक गाय खरीदूंगा। उस गाय से बहुत ही गायें पैदा होंगी। उन्हें बेचकर घोड़े पैदा होंगे। उन सबको बेचकर बहुत से रुपये मिलेंगे। तब मैं अपना मकान बनाऊंगा। फिर एक घोड़े पर बैठकर बाजार में सैर करने निकलूंगा। फिर कारोबार करके बहुत सी दौलत पैदा करूंगा। फिर घर में ठाठ से शाम को बैठकर मैं हुक्कामुक्त औरत बच्चों को मेरे पास खाना खाने के लिए भेजूंगा। उस वक्त मैं हुक्का गुड़गुड़ाते हुए जोर से सिर हिलाकर कहूंगा, अभी खाना नहीं खाना। सूखचिल्ली ने जो ही अपने ख्यालों में जोरों से सिर हिलाया कि वह मटका सिर पर से गिरकर फूट गया और अंदर का सारा सामान मिट्टी में गिरकर खराब हो गया। इस अवसर उस आदमी ने सूखचिल्ली की अच्छी खासी मकान की। सूखचिल्ली का सम्मान टूट गया। ख्याली जलेबी। एक बार बुढ़िया किसी गाड़ी से टकरा गई। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। कोई बेहोश बुढ़िया की हवा करने लगा,
तो कोई सिर सहलाने लगा। गाड़ी वाला टक्कर मारते ही भाग गया था। वहीं से एक चिल्ली जनाब भी खड़े थे। एक आदमी बोला, जल्दी से बुढ़िया को अस्पताल ले चलो। दूसरे ने कहा, हाँ, तांगा लाओ और इसे अस्पताल पहुंचाओ। हमें इसे यहीं पर होश में लाना चाहिए भाई, कोई तो पानी ले आओ। तीसरा बोला, पानी के छींटे देने पर यह होश में आ जाएगी। हाँ, हमें इनकी जिंदगी बचानी चाहिए, लेकिन यह तो होश में नहीं आ रही। इसे अस्पताल ही ले चलो, वहीं होश में आएगी। वहीं खड़ा शेख चिल्ली बोला, इसे होश में लाने का तरीका तो मैं बता सकता हूँ। बताओ भाई। लोग बोले, इसके लिए गरम गरम जलेबियाँ लाओ। जलेबियों की खुशबू इसे सुंघाओ और फिर इसके मुंह में डाल दो। जलेबियाँ इसे बड़ा फ़ायदा करेंगी, शेख चिल्ली ने बताया। शेख चिल्ली की बात बुढ़िया के कानों में पड़ गई। वह बेहोशी का बहाना किए पड़ी थी। शेख चिल्ली की बात सुनते ही वह बोल उठी, अरे भाइयों, इसकी भी तो सुनो। देखो यह लड़का क्या कह रहा है। लोग चौंक पड़े। उन्होंने बुढ़िया को बुरा भला कहा और जल्द ही ये बहानेबाज बुढ़िया भी चुपचाप उठकर जाने को मजबूर हो गई। व्यापारी शेख चिल्ली। एक दिन शेख चिल्ली की माँ ने कहा, बेटे, ऐसा कब तक काम चलेगा? तुम्हें कुछ कारोबार करना चाहिए। ऐसा कहकर उसने खद्दर का थान बाजार से लाकर शेख चिल्ली को देकर कहा, बेटा, इस थान को ले जाकर बाजार में बेच आओ। शेख चिल्ली ने पूछा, माँ, इस थान को किस भाव से बाजार में बेचूंगा? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। माँ ने कहा, बेटा, इसमें जानने की कोई खास बात नहीं है। 2 पैसे ऊंचे रखकर बेच देना। नादा शेख चिल्ली थान लेकर बाजार में एक तरफ बैठ गया। एक ग्राहक शेख चिल्ली के पास आया और पूछने लगा, भाई, इस थान का क्या दाम है? शेख चिल्ली को माँ की बात का ख्याल आ गया। उसने कह दिया, इसमें ने दाम दर की क्या बात है भाई, 2 पैसे ऊपर 2 पैसे नीचे रख कर ले लो। ग्राहक ने देखा कि महामूर्ख से पाला पड़ा है, इसलिए उसने अपनी जेब से 4 पैसे निकाल कर 2 पैसे तो थान के ऊपर रख दिए और 2 पैसे थान के नीचे रख दिए। शेख चिल्ली ने थान को उस ग्राहक के हवाले किया और वह आप वही 4 पैसे उठाकर घर को चल दिए। वह रास्ते में चला जाता था। उसी वक्त उसे एक व्यक्ति मिला जो कि तरबूज बेच रहा था। शेख चिल्ली ने बड़े बड़े फल देखे तो पूछने लगा, क्यों भाई, यह क्या चीज़ है? उस आदमी ने उसकी शक्ल देखकर ही समझ लिया कि यह कोई महामूर्ख है। उसने कहा, भाई, यह हाथी का अंडा है। शेख चिल्ली यह सुनकर मन ही मन बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, भाई, इसका दाम क्या है? उस आदमी ने कहा, यह बहुत सस्ता है, इसका दाम 2 पैसे है। उन दिनों तरबूज 1-1 पैसे के बिकते थे। शेख चिल्ली ने 2 पैसे देकर वह तरबूज मोल ले लिया और मन में यह सोचता हुआ खुश होकर चला गया कि चलो, 2 पैसे में ही हाथी का अंडा हाथ आ गया। अब घर चलकर इस अंडे की सेवा करूँगा। इसमें से हाथी का बच्चा निकलेगा तो उसकी सेवा करूँगा। वह बड़ा होगा तो उसे बेचकर बहुत रुपए कमाऊँगा। शेख चिल्ली चलता जा रहा था, तब तक उसे टट्टी लगी। वह तरबूज को लिए एक खेत में घुस गया। एक जगह उसने तरबूज को रख दिया और वह टट्टी करने बैठ गया। इतने में एक गिलहरी तरबूज के पास से निकल गई। शेख चिल्ली ने उसे देखकर सोचा कि यह तो हाथी का ही बच्चा मालूम होता है। वह उठकर उसकी ओर दौड़ा, मगर गिलहरी भला कब हाथ आने वाली थी। वह लपक लपक एक और निकल गई। शेख चिल्ली हाथ मलता हुआ घर की ओर लौट पड़ा। घर की ओर लौटते हुए उसे रास्ते में ही बड़ी भूख लगी तो एक नानवाई
की दुकान से उसने 2 पैसे की रोटियां और सब्जी ली थी तथा खाने लगा। ज्यों ही उसने एक ग्रास मुंह में डाला कि एक कुतिया दबेलाती हुई सामने आ खड़ी हुई। उसने समझा कुतिया भूखी है, इसलिए सारा खाना उसके सामने डाल दिया। कुतिया ने देखते देखते सब कुछ चाट कर लिया तो वह घर की ओर चल पड़ा। घर आपने पर उसने देखा उसकी माँ घर पर नहीं है। वह भीतर गया और अपनी औरत से सारा हाल सुनाने लगा। उसकी औरत ने जब सब हाल सुन लिया तो गुस्सा होकर कहने लगी, लानत है तुम पर जो तुमने हाथी का बच्चा खो दिया। अगर वह आज घर में होता तो मैं उस पर किस शान से सवारी करती। इतना सुनना था कि शेखचिल्ली ने खाना छोड़कर अपनी औरत को मारना शुरू कर दिया। उसने कहा, हरामजादी, हाथी का बच्चा इतना छोटा और तू भैंस जैसी औरत, अगर तू उस पर सवारी करती तो वह बच्चा मर नहीं जाता। अभी यह सब झमेले हो ही रहे थे कि शेखचिल्ली की माँ लौटकर घर आ गई। उसने जब अपनी पतोहू के रोने की आवाज़ सुनी तो ऊपर आकर पूछा, क्यों बेटा, यह सब क्या तमाशा है। इस पर शेखचिल्ली ने धान को बेचने से लेकर हाथी का अंडा खरीदने तक की कुल बातें अपनी माँ को सुना दी। शेखचिल्ली की माँ ने यह सब हवाला सुना तो बड़े गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने शेखचिल्ली को बहुत बुरा भला कहा, फिर खाने लगी, बेईमान, तुझे मैंने अपनी कुल जमा पूंजी बेचकर खद्दर का थान दिया था। तू जा और जब तक थान लेकर वापस नहीं आएगा मैं तुझे घर में घुसाने नहीं दूंगी। यह कहते हुए उसने शेखचिल्ली को खूब पीटा और उसे बाहर भगा दिया। शेखचिल्ली वहां से चल पड़ा। चलते चलते उसी दुकान के पास उसने उस कुतिया को देखा जिसे उसने रोटी खिलाई थी। बस फिर क्या था, शेखचिल्ली लगा उसे मारने को। उसको खूब मार पड़ी थी, इसलिए उसने सारा गुस्सा उस कुतिया पर निकालना शुरू कर दिया। कुतिया एक तरफ को भाग चली। उसे पीटते हुए शेखचिल्ली भी उसके साथ ही साथ दौड़ने लगा। दौड़ते भागते आखिर उसकी मार से बचने के लिए कुतिया एक मकान में घुस गई। शेखचिल्ली भी उसके साथ ही उस मकान के अंदर घुस गया। उस वक्त उस मकान की मालकिन अपना वक्स फूल का श्रृंगार करने बैठी थी। बस उसी समय किसी काम से पड़ोस में चली गई थी, मगर वास्को को बंद करना भूल गई। कुतिया जब कमरे में घुसी शेखचिल्ली ने खुला हुआ संदूक देखा। उसके अंदर बहुत से जेवरात और रुपए रखे हुए थे। उन्हें देखकर उसने अपने कंधे पर से अंगूछा उतारा और बॉक्स में रखे तमाम जेवरात तथा रुपए उसमें बांध लिया और आसानी से बाहर निकल आया। घर आकर उसने अपनी माँ को वह सारा सामान दे दिया। उसकी माँ इतनी ज्यादा दौलत देखकर बहुत खुश हुई। शेखचिल्ली ने उस दौलत के मिलने का सारा बयान कर दिया। उसकी माँ ने सब जेवरात मकान के अंगार में जमीन में गाड़ दिए। मगर उसी वक्त उसे यह ख्याल आया कि शेखचिल्ली तो बेवकूफ़ है, कहीं अगर किसी की बातों में आकर कुछ किसी से कह दिया तो आफत होगी। यह सोचकर उसने बाजार से एक आदमी भेजकर रुपए की धान की खोल और कुछ मिठाइयाँ मंगवाई और रात के वक्त जब शेखचिल्ली सो गया तो उन्हें आंगन में बिखेर दिया। फिर वह सुबह उसने शेखचिल्ली को जगाकर कहा, उठ बेटा, देख आज हमारे आंगन में धान की खोल और मिठाइयों की बारिश हुई है। शेखचिल्ली ने यह सुना तो दौड़कर चाट आंगन में आ गया और धान की खोल और मिठाई के टुकड़ों को बीन बीन कर खाने लगा। जिस आदमी के मकान में चोरी हुई थी उन्होंने शहर के कोतवाल को रिपोर्ट लिखा दी। तहकीकात होने लगी। जब वे ढूंढते हुए शेखचिल्ली के मकान पर आए तो शेखचिल्ली मकान के सामने खड़ा था। शहर के कोतवाल ने उससे पूछा, तुम जानते हो यह चोरी किसने की है? शेखचिल्ली ने छूटते ही कहा, यह चोरी तो मैंने ही की थी। तब शहर कोतवाल ने पूछा, दौलत कहाँ है? शेखचिल्ली ने कहा, वह तो मेरी माँ ने आंगन में उसी दिन गाड़ दिया था जिस रात की सुबह हमारे आंगन में धान की खील और मिठाइयों की बारिश हुई थी। यह सुनकर शहर कोतवाल बहुत हंसा। उसने सोचा, भला ऐसा भी कहीं हुआ है कि किसी के आंगन में धान की खील और मिठाइयों की बारिश हो? वह समझा यह कोई पागल आदमी है और वह सिपाहियों के साथ चला गया। धन्यवाद। इस प्रकार शेखचिल्ली की माँ की जान बच गई।
कुछ दिनों तक उसी धन से वह अपना घर चलाती रही और इस तरह उन दोनों की ही जान बच गई। इससे एक चिल्ली की ही